हेलो बच्चों, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ जी जी, बताएं। आवाज़ सही आ रही है? क्लास स्टार्ट करें क्योंकि 7:59 हो गए। मैंने 8 बजे क्लास स्टार्ट कर देनी है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम फिनोल को एंड करने जा रहे हैं। तो आज हम ना फिनोल के रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमने फिनोल का सबसे पहला जो रिएक्शन डिस्कस करना है, दैट इज राइमर टाइमन रिएक्शन। ये जो राइमर टाइमन रिएक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसको आपने ज़रा ध्यान से समझना है। अगर हम फिनोल का क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी फिनोल हमने लेनी है, उसका क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवाना है CHCl3 से। पानी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने डिसॉल्व करके ये भी यूज करना है। तो जो ऑर्थो पोजीशन है, इस पे फॉर्माइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, यानी ये बेसिकली एक तरह का फॉर्माइलेशन रिएक्शन है। यानी हम बेंजीन पे कौन सा ग्रुप लेके आते हैं? फॉर्माइल ग्रुप। जब हम फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये जो, क्योंकि OH आपको पता है एसिडिक है और ये हम बेस यूज कर रहे हैं, तो जो हाइड्रोजन है वो सोडियम से रिप्लेस हो जाती है यहाँ पर इस रिएक्शन के दौरान। लेकिन अगर हम दोबारा सोडियम से हाइड्रोजन दोबारा लेके आ जाते हैं, तो हम इस सोल्यूशन को एसिडिफाई कर देंगे। तो ये सोडियम जो है वो उतर जाएगी और इसकी जगह जो है प्रोटॉन आके लग जाएगा जब हम इसको दोबारा से एसिडिफाई करेंगे। अब ये बेसिकली रिएक्शन मैंने बताया फॉर्माइलेशन है, यानी हम फॉर्माइल ग्रुप लेके आते हैं। CHO ग्रुप जो है उसको फॉर्माइल ग्रुप कहा जाता है, या इस ग्रुप का नाम, ये फॉर्मूला जो है C डबल बॉन्ड O H है। तो अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो किस तरह से होता है। ये आप देखें जी, CHCl3 में कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। आप यहाँ पर देखो, कार्बन के साथ जो 3 क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। कार्बन के साथ 3 क्लोराइड है, इन तीनों क्लोराइड पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। और इस कार्बन के साथ जो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, जाहिर बात है फिर इस हाइड्रोजन पे चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव। अगर हम इस क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करवाएं किससे? बेस से, OH से, यानी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करना है ना। तो OH क्या करेगा? ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा और कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन पे आ जाएंगे, और कार्बन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी ये वाला जो OH है, इसने क्लोरोफॉर्म से H लेना है और हमारे पास जो है ट्राई क्लोरोकार्बेनियम आइन बन जाना है। यहाँ पर आप देखो, OH जो है H ले रहा है यहाँ, ये वाला, और वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है और पीछे रह रहा है CCl3।
कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन ने खींच लिए, और कार्बन पे इस वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। कार्बन यहाँ से एक क्लोराइड आयन लूज कर देगी। अगर आप यहाँ देखें ना तो इस CCl3 पे नेगेटिव चार्ज है, तो अगर एक Cl नेगेटिव लूज कर दे तो CCl2 रह जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं डाइक्लोरो कार्बीन। ये बेसिकली हाईली रिएक्टिव है। इसमें कार्बन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, कार्बन पे एक, यानी अंश, लोन पेयर आप कह लें। कार्बन के साथ दो क्लोरीन लगे हुए हैं और इसके साथ जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे किससे, फिनोल से, सबसे पहले आप ये देखो कि फिनोल जो है उसका ये वाला हाइड्रोजन जो है ये भी लूज हो जाएगा, क्योंकि हम NaOH डाल रहे हैं, तो OH क्या करेगा, ये वाला H भी ले लेगा, तो इससे हमारे पास जो है फेन ऑक्साइड आयन बन जाएगा। अब ऑक्सीजन पे होगा लोन पेयर, ऑक्सीजन जो है वो अपने लोन पेयर को इस रिंग के साथ शेयर करेगी, इसके साथ डीलोकलाइज करेगी। तो जब ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यूज करेगी, तो ये वाले बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ रेजोनेंस हुई है, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ, किसी एटम की पोजीशन चेंज किए बगैर जस्ट आपने इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज की है। ऑक्सीजन जो लोन पेयर है वो कार्बन के साथ शेयर हो गया, और यहाँ पर जो बॉन्ड था कार्बन कार्बन के दरमियान उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ आ गए। अब ये आगे रिएक्ट किससे करेगा, डाइक्लोरोकार्बीन से। तो जब ये अब आगे रिएक्ट करेगा डाइक्लोरोकार्बीन से, देन व्हाट हैपन, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो है डाइक्लोरोकार्बीन लग गया इस कार्बन के साथ, क्योंकि इस कार्बन ने अपना लोन पेयर जो है इसको डोनेट किया था। क्योंकि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव कर रही है, ये वाली कार्बन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इस रिंग की कार्बन से रिसीव कर रही है, इस वजह से इधर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये कार्बन क्या करेगी, ये वाले कार्बन जो है इस हाइड्रोजन को खींच लेगी। ये वाली कार्बन ने इस हाइड्रोजन को खींच लेना है, और ये वाले जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये रिंग में वापस आ जाने, और यहाँ से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस पे शिफ्ट हो जाने, दे विल बी शिफ्टेड होना ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो हमारे पास CCl2 है, ये क्योंकि हाइड्रोजन लेयर है तो CHCl2 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस रिंग में आ रहे हैं, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है, और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये हमारे पास जो स्पीशीज प्रोड्यूस हुई है ये वाली, इसके साथ जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो हाइड्रोक्सल ग्रुप्स हैं वो इधर रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन के साथ जो है एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और दो क्लोराइड लगे हुए हैं, और ये वाली कार्बन फर्दर आगे रिंग से अटैच है, यानी यहाँ पर आप रिंग समझ लें, और यहाँ OH लगा हुआ है रिंग पे, या ONA, यहाँ सॉरी, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, जब हम इसका हाइड्रोक्सल से रिएक्शन करवाएंगे तो दो क्लोराइड जो हैं दो OH से रिप्लेस हो जाएंगे, यानी यहाँ पर भी क्लोराइड की जगह OH आ जाएगा, यहाँ पर भी क्लोराइड की जगह OH आ जाएगा, यानी दो क्लोराइड निकल जाएंगे और दो OH उनकी जगह आ जाएंगे। अब यहाँ से OH, यहाँ से H लेके फर्दर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। पहले दोनों OH ने दोनों क्लोराइड को रिप्लेस करना है, बाद में इस कार्बन से एक OH निकल जाना है, और इस हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन से H निकल जाना है। कार्बन से OH और ऑक्सीजन से H, यानी वाटर निकल जाएगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है सिंगल बॉन्ड से कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इस तरह हमारे पास जो है ये फॉर्माइल ग्रुप जो है वो बन जाएगा यहाँ पर। और देन जो है अगर हम इस सोल्यूशन को एसिडिफाई करें तो ये वाली जो ऑक्सीजन है फिनोलिक ऑक्सीजन OH वाली, जाहिर बात है अभी ये O है, अगर हम इस सोल्यूशन को एसिडिफाई करते हैं लास्ट पे तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगी और ऑर्थो पोजीशन पे फॉर्माइल ग्रुप आके लग जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज
राइमर टाइमर रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन, सॉरी। इसके बाद जो है अगला रिएक्शन उन्होंने दिया हुआ है गटरमैन रिएक्शन। ये गटरमैन रिएक्शन भी बेसिकली फॉर्माइलेशन रिएक्शन ही है, लेकिन इसमें आपने बेसिकली करना ये होता है कि फिनोल का रिएक्शन करवाना होता है हाइड्रोजन साइनाइड से इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड जिंक क्लोराइड। यहाँ पर आप देखो कि इस कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो है सिंगल बॉन्ड है, और HCN जो है उसका फार्मूला ऐसे होता है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्डेड होती है। ये कार्बन के साथ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड है, और कार्बन के साथ जो है एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये कार्बन नाइट्रोजन जो बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से बेटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना है, और यहाँ से कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना है, और इस रिंग की कार्बन ने इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाना है कुछ इस तरह से। यानी ये वाली रिंग की कार्बन जो है इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगी, कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलना है वो इस नाइट्रोजन से लग जाएगा, ये नाइट्रोजन के साथ यानी NH बन जाएगा, और यहाँ पर जो है एज इट इज OH है। ये आप देखें, साइनाइड में कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, वो रह जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ पर आप देखें कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान अब डबल बॉन्ड है। अब ये जो CN वाली कार्बन है, CN वाली कार्बन ये रिंग की कार्बन के साथ कनेक्ट होगी, ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ था वो नाइट्रोजन के साथ जाके लग गया। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद जब हम इसमें वाटर डालेंगे तो बेसिकली यहाँ से NH ने वाटर से दो हाइड्रोजन लेके, N के पास एक H पहले या दो हाइड्रोजन वाटर से लेने हैं, तो इसने NH3 में कन्वर्ट हो जाना है, और इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड जो है नाइट्रोजन के साथ था डबल बॉन्ड, इसने अपना बॉन्ड जो है नाइट्रोजन से तोड़ के ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना लेना है। तो इस तरह यहाँ पर जो है वो फॉर्माइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन फॉर्माइलेशन। यहाँ पर आप देखें ये जो है यहाँ पर फॉर्माइल ग्रुप आ गया। इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है कपलिंग विद डाइजोनियम साल्ट। ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि डाइजोनियम साल्ट है। अगर बेंजीन के साथ जो है N2 ग्रुप लगा हो तो इसे डाइजोनियम कटाइन कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना डाइजोनियम कटाइन है, यानी बेंजीन के साथ जो है अगर N2 ग्रुप लगा हो, N2 पॉजिटिव, अगर हम इसका डाइजोनियम कटाइन का रिएक्शन करवाएं विद द फिनोल, तो ये जो डाइजोनियम कटाइन है फिनोल की, फिनोल में बेंजीन रिंग की पैरा पोजीशन पे आके लग जाएगा। यानी सिंपली होना ये है कि यहाँ से ये वाली कार्बन से पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाना है, और हाइड्रोजन यहाँ से निकलने से ये नाइट्रोजन इसके साथ जो है कनेक्ट हो जानी है। तो यहाँ पर आप देखो ये जाहिर बात है यहाँ से फिर हाइड्रोजन निकली होगी, और ये वाला जो ग्रुप है पैरा पोजीशन पे इसके साथ अटैच हो गया। तो इससे हमारे पास ये जो कंपाउंड बना है ना, ये एजोडाइज है, ये यानी रंग है। ये जो होते हैं ना कपड़ों को रंगने वाले रंग, डाइज, ये बेसिकली वो है। इस तरह से फिर ना डाइज प्रिपेयर किए जाते हैं फिनोल से। तो ये फिनोल के यूजेस में एक ये भी यूज आ जाता है कि फिनोल से रंग बनाए जाते हैं। ये मास्टर पेंट्स वाले रंग नहीं, कुछ रंग होते हैं खास कपड़ों वाले, वो वाले बनाए जाते हैं। इसके बाद ना ये रिएक्शन अगला वाला आपने FSC में पढ़ा हुआ है। अच्छा, एक बात मैंने करनी थी कि आप लोग यहाँ पर जो है आपने मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस पढ़े हैं, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ा है फिनोल में, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन पढ़ा है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके मैकेनिज्म आप लोगों ने FSC में पढ़े हुए हैं। ठीक है, और वो यहाँ पर फिर BS में उन्होंने इतनी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं किए।
आप लोगों के पास, क्योंकि अब अभी अभी आप लोग एफएससी करके आ रहे हो, आप लोगों के पास ज़रूर वो बुक पड़ी होगी। अगर वो बुक नहीं भी पड़ी है तो आप लोग यहाँ से सिंपली जाते हो नेट पे, ई लर्न पंजाब लिखते हो, ई लर्न पंजाब लिख के आप लोग 12वीं की बुक लिखते हो, 12वीं में केमिस्ट्री ओपन करते हो। केमिस्ट्री ओपन करने के बाद जो है आप जो भी है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यहाँ पर जाते हो, बेंजीन वाला चैप्टर, मतलब कोई भी आपने पूरा चैप्टर डाउनलोड हो जाता है यहाँ से पीडीएफ फाइल में। ठीक है, कोई भी आप जो है टॉपिक जो है वो निकाल के वहां से पढ़ सकते हो। ये आपके सामने बुक ओपन हो जानी है, और बुक ओपन होने के बाद जो है आपने जो भी पढ़ना है वो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल वाली प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, इसमें 50-60% एफएससी वाला ही है। ठीक है, तो आप लोग ना इसको एफएससी वाले को भी आपने साथ साथ ही क्लियर करना है। जो मैकेनिज्म इधर बीएस में नहीं है, हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म के बगैर बिल्कुल जीरो है। मैकेनिज्म से ही उसको मतलब जो है वो उसके मार्क्स मिलते हैं। तो आप लोग ना इसको खुद से आपने इसके मैकेनिज्म जो है एफएससी की बुक से, इस तरह नेट से भी, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें ना, गटरमैन कोच रिएक्शन है, गटरमैन रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म यहाँ लेट नहीं दिया हुआ था, तो आप गटर मैन रिएक्शन लिखें, ये गटरमैन रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देखो इसका वो मैकेनिज्म सा आपको मिल जाना है सारा। इसका आप यहाँ पर मैकेनिज्म डाल लो, यहाँ पर लिख लें मैकेनिज्म, तो आपको ये सारा का सारा मैकेनिज्म जो है वो फौरन दे देगा। तो अगर फिर भी ना समझ आए वो, आप जो है वो अपने फर्दर कंसर्न टीचर से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ लें बेशक, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आपने साथ साथ इसके मैकेनिज्म भी करने हैं, क्योंकि मैकेनिज्म के बगैर मैंने बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बिल्कुल जीरो है, इसको पढ़ने का फायदा ही कोई नहीं है। आगे उन्होंने लिखा हुआ है रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये हमारे पास फिनोल है, अगर हम इसका फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएं तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला C+H2 कर लें, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। यानी कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन होते हैं। वैसे एक हाइड्रोजन जो है वो इस तरफ लगा होता है दाएं तरफ, और एक हाइड्रोजन लगा होता है बाएं तरफ, यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ लगा हुआ है। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्डेड है। बेसिकली होना ये है कि यहाँ से रिंग से कार्बन से हाइड्रोजन टूट जाना है, यहाँ से, और ये वाली जो कार्बन है इसने इस कार्बन से लिंक कर जाना है, और यहाँ से जो हाइड्रोजन उतरेगा वो लिंक कर जाएगा ऑक्सीजन से। यानी इस कार्बन से लगेगा CH2, और फिर इस कार्बन के साथ आगे लगा होगा OH, तो यानी बेंजाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल बन जाएगी। यानी ओवरऑल जो यहाँ पर ग्रुप लगना है, ये ये फॉर्माइल कार्बन है, ये रिंग की कार्बन से जुड़ जाएगी, और जो कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन लगी हुई थी C डबल बॉन्ड हो, कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और रिंग से जो हाइड्रोजन होगा, ये वाली कार्बन से जो हाइड्रोजन उतरना है, उसने इस ऑक्सीजन से लग जाना है, तो इस तरह से CH2OH ग्रुप ओवरऑल लग जाता है। तो ये हमारे पास बेंजाइलिक अल्कोहल होती है, ये ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइलिक अल्कोहल। तो इस तरह जो है ये ऑर्थो पोजीशन पे भी लग सकता है CH2OH, पैरा पोजीशन पे भी लग सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर हम इसमें मजीद फिनोल डालते जाएं, या इसमें मजीद जो है फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल की मिकदार को बढ़ाते जाएं, होगा ये कि एक बहुत बड़ा पॉलीमर बन जाएगा विच इज कॉल्ड एज बैकलाइट। अब बैकलाइट का फार्मूला आप लोगों ने कैसे लिखना है, ये मैं ना ज़रा आपको इस तरह से समझाता हूँ कि यहाँ पर आपने ना, ये आप एक फिनोल बना लेते हो, पहले बेंजीन रिंग बना लो 2-3, ठीक है, और यहाँ पर आप OH ग्रुप ऊपर की तरफ डाल दो, एक OH ऊपर, एक दूसरा ऊपर, ये तीसरा ऊपर, और यहाँ जो है फिनोल बना के उसके OH आपने कहाँ डाल देने हैं, नीचे। यानी एक आपने ऊपर लिस्ट बना लेनी है फिनोल्स की,
और एक नीचे बना लेनी है, ऊपर में OH ऊपर कर देनी है और नीचे वाले में OH जो है नीचे कर देनी है। फिर आपने ना यहाँ पर इनको आपस में एक दूसरे से CH2 के जरिए जोड़ देना, ऑर्थो पोजीशन से CH2 के जरिए यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन से जोड़ देना। और यहाँ पर भी आपने ऑर्थो पोजीशन से CH2 ग्रुप के जरिए इनको आपस में लिंक कर देना। और यहाँ पर आपने पैरा पोजीशन से CH2 के जरिए आपस में इनको लिंक भी कर देना। यानी यहाँ से ऑर्थो से आपने लिंक करना है, यहाँ से भी ऑर्थो से लिंक करना है OH के साथ वाली से, और यहाँ से आपने किसे लिंक कर देना है, पैरा से। तो ये हमारे पास जो पॉलीमर बन रहा है दैट इज अ बैकलाइट, ये बैकलाइट है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बेटा समझ आ गई है या किसी का कोई क्वेश्चन है? ये सर समझ आ गई सर। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? हेलो। जी सर क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ओके। देन आगे उन्होंने लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल्स। फिनोल जो है ना उसको ऑक्सीडाइज करना बेंजीन बेंजीन से भी ज्यादा आसान है। फिनोल फिनोल जो है ना अगर उसको हवा में रखा हुआ हो या उसको वैसे भी रखा हुआ हो तो वो जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है हवा के साथ या लाइट के साथ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हवा में हो तो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है, लाइट से वो स्लो ऑक्सीडाइज होती है, लेकिन ऑक्सीडाइज उसने हो जाना है। अब अगर हम स्पेशल रीजेंट यूज करते हुए इसको ऑक्सीडाइज करें, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है अगर हम फिनोल को ऑक्सीडाइज करें क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी में या एयर की मौजूदगी में, बेसिकली होना ये है। अच्छा ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये गलत बना हुआ है, तो जब ये ऑक्सीडाइज होगी यहाँ से H निकल जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगी, एक ऑक्सीजन जो है यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगी, और यहाँ सर्कल नहीं आना, यहाँ पर ना ये दो बॉन्ड ऐसे आने हैं, इस तरह ऑक्सीडाइज होना है, ये कंपाउंड प्रोड्यूस होना है। यानी यहाँ पर आप सेंटर में मतलब जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का रिंग नहीं बनाओगे, बल्कि आपने दो बॉन्ड ऐसे शो करने हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा दैट इज पैरा बेंजोक्विनोन। ये अगर हमारे पास ये वाली अल्कोहल है यानी 1 पोजीशन पे OH और 4th पोजीशन पे, यहाँ से भी H निकल जाएगा, यहाँ से भी H निकल जाएगा, और दोनों पोजीशन पे क्या उसका नाम है जो ऑक्सीजन है वो एज इट इज जब डबल बॉन्ड बना लेगी, और यहाँ पर फिर आपने यहाँ पर ऐसे लगाना है। ये भी हमारे पास पैरा बेंजोक्विनोन है। और वो कहता है कि पैरा बेंजोक्विनोन जो होती है ना ये यहाँ पर आप देखो पैरा बेंजोक्विनोन जो है ये फिनोल के साथ मतलब जो है वो फिनोल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती है, फिनोल ही पैराबेंजोक्विनोन बनी है। यहाँ पर आप देखें ना पैराबेंजोक्विनोन में सर्कल नहीं है, दो बॉन्ड ऐसे हैं, तो यही इसका स्ट्रक्चर ठीक है। अब ये वाली जो ऑक्सीजन है फिनोल की हाइड्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़ी हुई है, और ये वाली जो ऑक्सीजन है फिनोल की इस हाइड्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़ी हुई है। अब आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हम फिनोल का, ये हमारे पास पैरामिथाइल फिनोल है, इस फिनोल का रिएक्शन किससे करवाएं, ये वाला कौन सा ग्रुप लिखा हुआ है उन्होंने जी, 1 मिनट। हाँ सबसे पहले ना उन्होंने ये वाला ग्रुप लिया है, ये है बेंजीन
सल्फोनाइल क्लोराइड, ये उन्होंने लिया है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और बेंजीन सल्फो, अगर मिसाल के तौर पर हम, हमारे पास फिनोल में CH3 ग्रुप है और हम सिर्फ CH3 ग्रुप को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, OH ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं करना चाहते, तो सबसे पहले हम OH ग्रुप को ब्लॉक कर देंगे कि ये ऑक्सीडाइज ना हो। इसको ब्लॉक करने के लिए हमें बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का इससे रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ से H या Cl से मिलके HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी जो इस ऑक्सीजन के साथ SO2 C6H5 लग जाएगा। यहाँ देखिए ना, H जो है वो Cl से मिलके HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी SO2 C6H5 यहाँ पर लग जाएगा। तो ये वाली जो पोजीशन है ये ब्लॉक हो जाएगी। जब हम इसका फर्दर फिर KMnO4 से ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो COOH जो है वो CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो OH है यहाँ पर, मतलब जो पहले OH था वहां ऑक्सीडेशन नहीं होगी। अब हम दोबारा यहाँ पर अगर OH ग्रुप लेके आना चाहते हैं, तो हम इसमें वाटर डाल लेंगे। ये जो हमने पोजीशन पहले ब्लॉक की थी, इससे ये ग्रुप जो है वो पहले जैसे पहले मतलब आया था, इस तरह रिमूव हो जाएगा। तो ये रिमूव हो गया, और पानी का जो हाइड्रोजन होगा, पानी का हाइड्रोजन वो इस ऑक्सीजन से लाके इसको OH में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप देखें कि आपने बेंजीन पे दो ग्रुप लगे हुए थे, एक ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर लिया, दूसरे वाला ग्रुप जो है वो आपने ब्लॉक करके उसको आपने प्रोटेक्ट कर लिया। इसी तरह यहाँ पर उन्होंने एक और रिएक्शन लिखा है कि अगर आप फिनोल पे एक और हाइड्रोक्सल ग्रुप लेके आना चाहते हैं, एक फिनोल पे पहले हाइड्रोक्सल एक और लेके आना चाहते हैं, तो आप इसका K2S2O8 से रिएक्शन करवाएंगे। K2S2O8 जो है, इस रीजेंट का उन्होंने नाम लिखा है पोटाशियम पर सल्फेट। जब हम बेस की मौजूदगी में फिनोल का रिएक्शन करवाएंगे K2S2O8 से, तो यहाँ पर एक OH लगा हुआ है, एक OH जो है वो पैरा पोजीशन पे आके लग जाएगा। जब मिसाल के तौर पर अगर पैरा पोजीशन पहले से ही ऑक्युपाइड हो, फिर जो नया आने वाला OH होगा वो ऑर्थो पे आके लगेगा। अगर पैरा पोजीशन पहले ही ऑक्युपाइड हो, जैसे यहाँ पर पहले मिथाइल लगा हुआ था, अब जो अगला आने वाला ग्रुप है हाइड्रोक्सल ग्रुप, क्योंकि पोटाशियम पर सल्फेट ने हाइड्रोक्सल ग्रुप लेके आना है, तो अगला आने वाला ग्रुप फिर ऑर्थो पे आके लगेगा। तो ये वाला जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कहा जाता है एल्फ एल्फ पर सल्फेट रिएक्शन, या एल्फ पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। इसके बाद लिखा है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी से हमारे पास ये फिनोल है और हम फिनोल की रिडक्शन कराते हैं, इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो सिंपली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होना है निकल की मौजूदगी में 160 डिग्री टेम्परेचर पे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लग जाएगी। इस तरह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये वाला भी टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लग जाएगी। इस तरह ये वाला भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना है, और यहाँ पर भी एक एक हाइड्रोजन जो है वो आके लग जानी है। और इस तरह हमारे पास जो है साइक्लोहेक्सानोल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। यानी यहाँ पर भी हाइड्रोजनेशन हो जानी है, यहाँ पर भी हाइड्रोजनेशन हो जानी है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजनेशन हो जानी है। तो एक डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन के लिए आपको पता है दो H2 इस्तेमाल, अपना एक H2 इस्तेमाल होता है, एक हाइड्रोजन इधर लगती है, एक हाइड्रोजन इधर। तो ये क्योंकि तीन डबल बॉन्ड है तो तीन H2 यूज हो रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड रिंग जो है वो सैचुरेटेड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है फिनोल के लिए जो टेस्ट हैं, उसमें एक मैंने आपको बताया हुआ है कि फिनोल का रिएक्शन अगर आप FeCl3 से करवाओ, तो FeCl3 से रिएक्शन करवाने से आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है ब्लू ग्रीन या रेड कलर का। एक का आपने पढ़ा हुआ है फिनोल का, अगर हम ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनती है। ये आपने दोनों रिएक्शन जो है कल पढ़ लिए थे। ये मैं आपको दोबारा से वो रिएक्शन जो है वो दिखा देता हूँ। ये आप देखो, ये वाला जो रिएक्शन है ना, इसमें आप फिनोल का जब आप ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हो तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बन जाती है, इसके व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स आ जाते हैं। एक ये टेस्ट है। दूसरा ये टेस्ट आपने पढ़ा था रिएक्शन विद FeCl3, यानी FeCl3 से रिएक्शन करवाने से फिनोल जो है वो ग्रीन ब्लू या वायलेट कलर देती है।
वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो किसी को यहाँ तक कोई डिफिकल्टी हो वो पूछ ले। किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? कम से कम रिप्लाई तो दे दिया करें कि मैं मतलब पूछता रहता हूँ। जी सर जी, क्लियर है। ठीक है। इसके बाद जो अगला रिएक्शन अगला टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज ईथर। या आप लोगों ने ईथर भी पढ़ा हुआ है पहले? ईथर में क्या होता है जी, ऑक्सीजन जो है उसके साथ दोनों तरफ जो है सैचुरेटेड कार्बन जुड़े होते हैं। यानी ऑक्सीजन के इधर भी सैचुरेटेड कार्बन है और इधर भी सैचुरेटेड कार्बन है, यानी ये कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल है ना, और ये वाली कार्बन के भी सारे बॉन्ड सिंगल हैं। तो ईथर का ये मतलब इसका जनरल स्ट्रक्चर है, या इसका कह लें कि ये इसके बेसिक इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है वो कार्बन होंगे, सैचुरेटेड कार्बन, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ईथर जो है उसकी हो सकता है कि ऑक्सीजन के साथ जो है दोनों तरफ अल्काइल लगे हों, ऐसे ईथर को डाई अल्काइल ईथर कहते हैं। अगर एक तरफ जो है अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ऑक्सीजन के और एक तरफ बेंजीन रिंग लगा हुआ है तो इसका नाम होगा अल्काइल अराइल ईथर। और अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ ही अल्काइल ग्रुप लगे हों, अब इधर भी बेंजीन रिंग लगा हुआ है इधर भी बेंजीन रिंग लगा हुआ है तो इसका नाम होगा डाई अराइल ईथर। ठीक है। फिर इस तरह आपने पढ़ा हुआ है कि ईथर जो है वो सिमेट्रिक हो सकती है, अनसिमेट्रिक हो सकती है। सिमेट्रिक ईथर होती है कि अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ लगे हुए ग्रुप सेम हो, जैसे ऑक्सीजन के अगर इधर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इस साइड पे भी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक ईथर है। अगर ऑक्सीजन के एक तरफ और ग्रुप लगा हो, दूसरी तरफ कोई और ग्रुप लगा हो, जैसे इधर जो है वो मिथाइल लगा हुआ है इधर इथाइल लगा हुआ है, तो ऐसी ईथर जो है अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाती है। अब हम अगर ईथर का स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली सेंटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बेसिकली ना sp3 हाइब्रिड है। अब इस ऑक्सीजन के ना 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये वाला भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाला भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाला भी और ये वाला भी। ऑक्सीजन के दो हाइब्रिड जो दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये मुकम्मल फील्ड है, और दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे वो पार्शियल फील्ड होंगे। यानी पार्शियल फील्ड का मतलब है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब ऑक्सीजन के जो ऑर्बिटल जो हैं वो पार्शियल फील्ड है, वो जो फर्दर कार्बन इसके साथ अटैच होनी है उसके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। यानी जो ऑक्सीजन है वो भी sp3 हाइब्रिड है और इसके साथ जो कार्बन अटैच होने हैं वो भी sp3 हाइब्रिड कार्बन अटैच होने हैं। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बनना है वो sp3 ओवरलैप से बॉन्ड बनना है। इसी तरह इस कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बनना है वो भी sp3 ओवरलैप से, यानी ये दोनों बॉन्ड जो प्रोड्यूस होने हैं दैट विल बी द सिग्मा बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैप होना है यहाँ पर भी, हेड टू हेड ओवरलैप होना है यहाँ पर भी। आपने चलो ये पढ़ा हुआ है कि जो sp3 जिसकी एटम की sp3 हाइब्रिडेशन होती है उसके जो बॉन्ड्स के दरमियान एंगल होता है वो 109 होता है। यानी इस बॉन्ड का इस बॉन्ड से एंगल जो है 109 होना चाहिए। लेकिन जो लोन पेयर्स है ना ज्यादा स्पेस लेते हैं। जब लोन पेयर ज्यादा स्पेस लेंगे तो इन बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल है 109 से रिड्यूस हो जाएगा। ये अगर आप देखो ना तो वाटर में जो एंगल है ना, तो ऑक्सीजन पे वाटर में भी ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर हैं, लेकिन यहाँ पर जो एंगल है वो रिड्यूस हो गया 109 से 105 है। लेकिन अब वो ईथर में वो कितना दिखता है? ईथर में तो यार 109 से उन्होंने बढ़ा दिया 110 कर दिया उसने। वाह, बल्ले जमाना।
फिर आई थिंक सो इस एंगल बढ़ने की वजह ये है कि वाटर में तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मतलब है ना, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, लेकिन ईथर में क्या है, ईथर में यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्काइल ग्रुप है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो बल्की ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बल्की ग्रुप एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करते हैं। जितना मिथाइल देखो छोटा है, इथाइल बड़ा है, अगर यहाँ पर इथाइल होंगे वो एक दूसरे को मिथाइल के मुकाबले में ज्यादा रिपेल करेंगे। अगर हम प्रोपाइल लगा दें तो जितना ग्रुप उसका जो साइज है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ग्रुप्स के दरमियान जो रिपल्शन है वो बढ़ती जाएगी। जब ये दोनों ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो बॉन्ड खुल जाएगा। तो इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 से भी खुल के 110 हो गया। वाह बल्ले जमाना। इसी तरह अगर आप एपोक्साइड देखें, एपोक्साइड भी लाइक ईथर ही है। यहाँ पर आप देखो ना, ये हमारे पास लेट इथाइलिन मतलब जो है ऑक्साइड है, ये भी एक तरह का ऑक्सीजन जो है वो सेंटर में, और इसके दोनों तरफ जो है कार्बन जुड़े हुए हैं। लेकिन जो हमारे इसको हम कह सकते हैं साइक्लिक ईथर, एपोक्साइड्स को। तो अब ये जो साइक्लिक ईथर्स हैं यानी जो एपोक्साइड्स हैं, ये बेसिकली इनमें जो एंगल होगा वो 109 भी नहीं होना, 1010 भी नहीं होना। वैसे जो आप देखें ना, ये ट्राइंगल की तरह है, और ट्राइंगल में तो एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर तो जो एंगल है इस तरह की ट्राइंगल में वो 60 डिग्री है। तो इसका मतलब है ये जो एपोक्साइड्स होते हैं इनमें तो एंगल जितना होना चाहिए उससे एंगल बहुत ही ज्यादा कम है। ये एक्चुअली जो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि इथाइलिन ऑक्साइड में जो एक्चुअल एंगल है वो 61.5 है। हालांकि सैचुरेटेड कार्बन जो है वो कितना बॉन्ड बनाती, कितना उसका एंगल होता है 109 का। इसका मतलब है ये जो इथाइलिन एपॉक्साइड है ये तो हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि इतने बॉन्ड एंगल के साथ तो उसका जो बॉन्ड है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो इसलिए इसका बॉन्ड जो है वो फौरन वो टूट जाता है। इसलिए जो एपॉक्साइड्स होते हैं ना जल्द ही उनकी रिंग ओपनिंग हो जाती है, वो जल्दी ही रिएक्ट कर जाते हैं। इसके बाद उन्होंने अगला जो टॉपिक दिया हुआ है दैट इज क्राउन ईथर। तो कोई बता सकता है कि क्राउन का क्या मतलब है, या यहाँ से सर्च कर लें। क्राउन का मेरा ख्याल है मतलब होता है ताज, जो सरों पे रखते हैं। क्राउन मीनिंग ताज ही है इसका मतलब। ये आप देखें, ये क्राउन है, ये देखें, ये बेसिकली ना, ये दरमियान में CH2 है, यानी ये CH2 है, ये CH2 है। ये कॉर्नर है ना, यहाँ ये जो कॉर्नर बनाए हुए हैं, ये कॉर्नर पे CH2 है, ये कॉर्नर पे भी CH2 है, ये कॉर्नर पे भी। अब CH2 ऑक्सीजन, CH2 ऑक्सीजन, CH2 ऑक्सीजन, CH2 ऑक्सीजन। अब ये वाला जो है ना हमारे पास, ये साइक्लिक पोली ईथर आप कह लें, इसमें कितने यूनिट्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये 4 यूनिट जुड़े हुए हैं। एक यूनिट, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यानी टेट्रामर है। और ये वाला जो है उसने लिखा हेक्सामर है, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सामर है। इसमें टोटल जो है ना 12 कोने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ ऑक्सीजन जो है वो उनको ऐड कर लें, 8 और 4 12। इसको 12 क्राउन कहते हैं। 12 क्राउन क्राउन फ्लोर का मतलब है 12 टोटल कॉर्नर है ऑक्सीजन शामिल करके, और 4 इसमें ऑक्सीजन है। इस तरह इसको लिखा हुआ है 18 क्राउन 6। इसका मतलब ये है कि टोटल जो है ना वो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल इसमें 18 को नए ऑक्सीजन ऐड करके, लेकिन जो अकेली ऑक्सीजन की तादाद है वो 6 है। तो ये हमारे पास जो है ना क्राउन ईथर्स होते हैं। ये क्राउन ईथर की डेफिनेशन क्या है, क्राउन ईथर आर साइक्लिक पोली ईथर हैविंग 4 और मोर ऑक्सीजन इन अ रिंग ऑफ 12 और मोर। अब कम से कम जो है ना ये सबसे छोटा क्राउन है 12 क्राउन 4, और इसमें 18 क्राउन 6 है, इस तरह से। अब अगर आप ये क्राउन्स को देखें ना, क्राउन में ये वाला जो CH2 वाला हिस्सा है
ये नॉन पोलर है, और जो ऑक्सीजन वाला हिस्सा ये पोलर है। मैंने क्या बताया, ये जो CH2 वाला हिस्सा है ये नॉन पोलर है, और ये जो ऑक्सीजन वाला हिस्सा है ये पोलर है। अगर हम इसमें सोडियम आयन डालें तो सोडियम जो है ना वो फॉर एग्जांपल क्या होगा, क्राउन के अंदर चला जाएगा। पोटाशियम आयन क्राउन के अंदर चला जाएगा, क्राउन के अंदर जो कैविटी है यहाँ चला जाएगा। क्राउन के अंदर कैविटी में क्यों चला जाएगा, मिसाल के तौर पर आपको पता है पोटाशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, अब ऑक्सीजन जो इसके साथ लगे हुए हैं उस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। आपको पता है कि अब ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज वाली, वो किसी पॉजिटिव आयन को अपने अंदर मतलब जो है जगह दे देंगी, क्योंकि अंदर कैविटी बनी हुई है। अंदर वाली साइड पे सोडियम पोटाशियम आयन जो है वो जाके लग सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, इसको हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। Crown ethers are cyclic polyethers having 4 or more oxygen in a ring of 12 or more. The compounds are called crown ether because their molecular model resemble crown, यानी इनका जो मॉलिक्यूल का शक्ल है वो ताजों के जैसी है, जैसे बाशों के ताज होते हैं। इनका नाम कैसे है, टोटल जो कॉर्नर्स हैं ऑक्सीजन शामिल करके वो आपने पहले लिखने हैं, फिर जो ऑक्सीजन है क्राउन डाल के उसको बाद में डाल देना है। जैसे 12 क्राउन 4 है, 18 क्राउन 6 है, आर साइक्लिक टेट्रामर एंड हेक्सामर रिस्पेक्टिवली। और इनमें कौन सा यूनिट रिपीट हो रहा है, OCH2CH2। तो ये वाला देखें, OCH2CH2, फिर OCH2CH2, फिर O, फिर CH2, फिर CH2, फिर O, फिर CH2CH2। ऐसे ये 4 दफा रिपीट हो रहा है। आगे उन्होंने लिखा हुआ है द कैविटी ऑफ क्राउन ईथर इज पोलर, अंदर वाली जगह पोलर है। एंड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ ईथर ऑक्सीजन कैन सॉल्वेट अल्कली मेटल आयन। द आउटर सरफेस ऑफ क्राउन ईथर इज नॉन पोलर, बाहर वाली जो जगह है वो नॉन पोलर है, ये वाली जगह, और अंदर वाली जगह पोलर है। और अंदर जो है ना कोई सोडियम पोटाशियम आयन जो है वो समा सकता है अंदर। क्राउन ईथर आर वैल्यूएबल फॉर एबिलिटी टू काज आयनिक कंपाउंड टू डिसॉल्व इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है या आयनिक कंपाउंड जो है वो किसी नॉन, आपको पता है ये आपने एक रूल पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर को पोलर अपने अंदर हल करता है, नॉन पोलर को नॉन पोलर अपने अंदर हल करता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट ने नॉन पोलर सॉल्यूट को हल करना है, और पोलर सॉल्वेंट ने पोलर को। अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है और वो किसी आयनिक कंपाउंड का अपने अंदर हल नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें क्राउन ईथर डालेंगे पहले नॉन पोलर सॉल्वेंट में। क्राउन ईथर जो है वो उसमें हल हो जाएगा नॉन पोलर में, क्योंकि ये जो क्राउन ईथर का ये वाला जो हिस्सा है ये खुद नॉन पोलर है। क्राउन ईथर का ये वाला पार्ट जो है वो नॉन पोलर है ना, ये जो बाहर की तरफ वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। तो क्राउन ईथर के अंदर जो क्राउन ईथर है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में अपने इस पार्ट की वजह से डिसॉल्व हो जाएगा। फिर जब हम इसमें आगे आयनिक कंपाउंड डालेंगे तो आयनिक कंपाउंड जो है उसके जो सोडियम पोटाशियम आयंस हैं वो इस ईथर की अंदर जो कैविटी है ये क्राउन की, इसमें चले जाने हैं। यानी कि जो क्राउन ईथर है इसने आयनिक कंपाउंड को अपने अंदर क्या कर लेना है, डिसॉल्व कर लेना है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डिफिकल्टी हो, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, समझ आ रही है, काम सही चल रहे हैं। जी सर, क्लियर समझ आ रही है। चलो ठीक है जी, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। जी सर। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਔਖੇ ਔਖੇ। ये आप देखो अगले आगे कुछ उन्होंने कंपाउंड दिए हैं, जिस तरह एक कंपाउंड ये दिया हुआ है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो है ये इसका फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये बेसिकली हेट्रो मतलब हेट्रो इसमें है, क्या उसका नाम है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब आपने अगर ये कंपाउंड तैयार करना है, इस कंपाउंड को तैयार करने के लिए उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने ये वाला कंपाउंड लेना है। ये टोटल इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये वाला। और इसकी पहली कार्बन और चौथी कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी इसका नाम है टोटल
1,4 ब्यूटेन, एक 1 पे OH है और एक 4 पे, 1,4 ब्यूटेन डाइओल, ये इसका नाम है। जब आप इसका फास्फोरिक एसिड से रिएक्शन करवाओगे, यहाँ से OH आ जाएगा और यहाँ से H आ जाएगा, तो ये वाटर निकल जाएगा और ये वाली जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ लिंक कर जाएगी, यानी कि ये ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ लिंक कर जाना और यहाँ से H, यहाँ से OH रिमूव हो जाना है, वाटर रिमूव हो जाएगा और ये हमारे पास जो है टेट्राहाइड्रोफिरोन प्रोड्यूस हो जाएगी। टेट्राहाइड्रोफिरोन बेसिकली लिखा हुआ है इज अ पॉइजनस वोलेटाइल लिक्विड, पॉइजनस लिक्विड है, 66 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट है, पानी में सॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी, और इसके अलावा इसे सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और फिर इसके अलावा इसको एक प्लास्टिक है जिसका नाम है नायलॉन 66, उसकी तैयारी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगला उन्होंने जो कंपाउंड दिया हुआ है दैट इज डाइऑक्सेन। तो ये डाइऑक्सेन जो है ये बेसिकली आपने कैसे तैयार करना है, ये डाइऑक्सेन का उन्होंने फार्मूला लिखा है। डाइऑक्सेन तैयार करने के लिए आपने इथाइलिन ग्लाइकोल के 2 मॉलिक्यूल लेने, ये देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ OH, यहाँ OH, एक ये मॉलिक्यूल कर ले, इसी तरह एक और मॉलिक्यूल कर ले CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH OH, होगा क्या, होगा ये यहाँ से OH इसके H से मिल जाएगा और ये वाला OH इस H से मिल जाएगा, तो इस तरह 2 वाटर बन जाएंगे, यहाँ से OH निकल गया दोनों और यहाँ से जस्ट क्या निकले, H निकले, यानी यहाँ से निकले हैं जस्ट H, O भी हैं। तो ये जो है CH2 यहाँ से पूरा OH निकला है, CH2 ने इस ऑक्सीजन से जुड़ जाना है, इस तरह CH2 ने इस ऑक्सीजन से जुड़ जाना है, तो ये हमारे पास जो कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है इथाइलिन ग्लाइकोल के 2 मॉलिक्यूल के मिलने से, दैट इज अ डाइऑक्सेन। इस तरह से डाइऑक्सेन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है मॉलिक्यूल दैट कंटेन सेवरल ईथर फंक्शनल ग्रुप रेफर्ड एज पॉलीईथर। अब इसमें कितने ईथर ग्रुप्स हैं, वो 2 हैं, एक ये ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है, इसमें भी ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है, तो ये पॉलीईथर है। क्राउन ईथर में भी बहुत सारे मतलब जो है ईथर ग्रुप थे, इसलिए वो भी कह लें कि पॉलीईथर था। अब पॉलीईथर एज एंटीबायोटिक्स, अब आपको पता है कि हम लोग ना जम से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया से बचने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो डिस्कवर हुई हैं। अब यहाँ पर एक एंटीबायोटिक्स का स्ट्रक्चर भी वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ये मोनिनसिन, मोनिनसिन जो एंटीबायोटिक है, इसमें आप देखो कि ये हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके दोनों तरफ कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इसके दोनों तरफ कार्बन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये पॉलीईथर है। कैसे, ऑक्सीजन जो है इसके दोनों तरफ कार्बन है, ये ऑक्सीजन इसके दोनों तरफ कार्बन है, तो ये सारी पॉलीईथर जो है वो हमारे पास है। अब ये एंटीबायोटिक की हिस्ट्री दी हुई है सिंस 1950, 1950 से लेके अ नंबर ऑफ पॉलीईथर एंटीबायोटिक्स हैव बीन डिस्कवर्ड। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुई हैं जिनमें पॉलीईथर ग्रुप्स हैं यूजिंग फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, और ये पॉलीईथर जो है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। आगे लिखा हुआ है दे आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ सेवरल साइक्लिक ईथर स्ट्रक्चरल यूनिट, इनमें बहुत सारे मतलब जो है स्ट्रक्चरल ईथर यूनिट्स हैं, और ये भी मतलब जो है वो आइंस को अपने अंदर जगह दे सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था क्राउन ईथर में आइंस जो है वो अंदर वाले कैविटी में समा जाते हैं, तो इस तरह इनके अंदर भी आइंस वगैरह समा सकते हैं। ये अब आप जब इसको पढ़ोगे तो मेरा ख्याल है कि समझ आ जाएगी। अब यहाँ देखें ना, मोनेसिन एंड अदर नेचुरली अकरिंग पॉलीईथर आर सिमिलर टू क्राउन ईथर, ये बेसिकली क्राउन ईथर की तरह ही है इन एबिलिटी टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल आयन, यानी ये मेटल आयन को अपने अंदर कैविटी के अंदर जगह दे के, अब मिसाल के तौर पर इसमें इसके अंदर जो है वो सोडियम आयन चले जाने, पोटेशियम आयन चले जाने, इन कैविटीज में पॉजिटिव आयन चले जाने,
द स्ट्रक्चरल ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ मोनेंसिन हैज 4 ईथर ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप अराउंड द सोडियम आइन। अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप है, एक ये हाइड्रोक्सल है, दूसरा ये हाइड्रोक्सल है, और 4 उन्होंने लिखा है कि ईथर ग्रुप है। पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसके अलावा ये पांचवा, यानी 5 है टोटल। इस तरह ना मतलब जो है ये सोडियम वगैरह को अपने अंदर जगह दे सकते हैं। दिस डिस्टर्ब द नॉर्मल बैलेंस ऑफ सोडियम आयन विद सेल एंड इंटरफेयर important process of cellular respiration. Small amount of monicin added to the poultry feed to kill parasites. अच्छा, मोनिसिन को हम ऐड करते हैं पोल्ट्री के अंदर उनकी खुराक में, ताकि ना जो मुर्गियां वगैरह, चूजे वगैरह खुराक वगैरह खा रहे हैं, तो मोनिसिन ऐड करने से उनके अंदर जो जरासीम है वो मर जाते हैं। अब इसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर की प्रेपरेशन जो है, पहले नंबर पे उन्होंने ईथर की प्रेपरेशन दी हुई है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पर आप देखो कि ये हमारे पास जो है वो CH3CH2OH है, ये भी CH3CH2OH है। ये हमारे पास जो है इथाइल अल्कोहल यहाँ है और इथाइल अल्कोहल ही इधर है। अगर हम इथाइल अल्कोहल को डिहाइड्रेट करें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 140 डिग्री टेम्परेचर पे, क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। OH और H के मिलने से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इट विल प्रोड्यूस वाटर। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो ये वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये वाली जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन से लिंक आ जाएगी। इस तरह हमारे पास CH3CH2 ये वाला अल्काइल, और फिर आगे ऑक्सीजन, और फिर इसके बाद जो है ये वाला इथाइल इसके साथ लग जाएगा CH2CH3, तो ये हमारे पास जो है डाई इथाइल ईथर जो है ये प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह ये हमने जो ईथर तैयार किया है ये सिमेट्रिक है, लेकिन जो लेट्स से अगर हम इथाइल अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल मिक्स कर लें और फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालें, तो अब इथाइल अल्कोहल जो है इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करके डाई इथाइल ईथर दे सकती है। मिथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करके डाई मिथाइल ईथर दे सकती है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इथाइल जो है वो मिथाइल से रिएक्ट कर जाए, यानी ये वाली जो अल्कोहल्स हैं ये प्रोड्यूस होंगी, इथाइल इथाइल से रिएक्ट करके डाई इथाइल ईथर देगी, ये डाई इथाइल ईथर है। मिथाइल जो है ये मिथाइल से रिएक्ट करके, क्योंकि ये मिथाइल अल्कोहल भी मौजूद है तो मिथाइल मिथाइल से भी रिएक्ट कर सकता है। इस तरह एक इथाइल मालिक्यूल और एक मिथाइल मालिक्यूल आपस में रिएक्ट कर जाए तो मिथाइल इथाइल ईथर प्रोड्यूस हो जाए। तो ये सारी तरह की ईथर जो है उनके प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। अब ईथर ने प्रोड्यूस कैसे होना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है अल्कोहल है। अल्कोहल में सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड जो है अपना हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को देगा। ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर से ये सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोजन पे क्या करेगी, अटैक करेगी, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ जो है H लग जाएगा। ये ऑक्सीजन के साथ जो है H लग जाएगा, तो इस तरह OH2 बन जाएगा। ये आप देखिए ना CH3CH2 के साथ OH2 लग गया, यानी कि वो सल्फ्यूरिक एसिड ने अपना हाइड्रोजन जो देना है वो ऑक्सीजन ने गेन कर लेना है। अब यहाँ से वाटर ने रिलीज हो जाना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि H2O जो है यहाँ से रिलीज हो सकता है। जब यहाँ से H2O रिलीज होगा तो इसलिए हमारे पास जो है इथाइल का केटाइन प्रोड्यूस हो जाएगा। एक और इथर जो अल्कोहल का मालिक्यूल है यहाँ रिएक्ट करेगा, एक और अल्कोहल की जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। यहाँ से क्या निकलना है, यहाँ से H2O निकल जाना है। ये H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये वाली ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ लिंक कर जाएगी, क्योंकि अब ये वाली ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगी, तो पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ जाना है।
इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आना है? क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इस कार्बन के साथ लगी इथाइल की कार्बन से, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन वो लगा हुआ है। तो आगे क्या होना है? आगे जो है नेक्स्ट, ये सॉरी, ये जो ऑक्सीजन है ना अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगी, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी। जब इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है तो ऑक्सीजन ने न्यूट्रल हो जाना और यहाँ से एच पॉजिटिव निकल जाना है। यहाँ से एच पॉजिटिव निकल जाएगा और ऑक्सीजन बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो है डाई इथाइल ईथर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। आगे उन्होंने लिखा हुआ है विलियमसन सेंसिस। ये विलियमसन सेंसिस आपको याद होगा, या आपने एफएससी में पढ़ी है ईथर की तैयारी में, जी आपने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले आपने अल्कोहल लेनी है। अल्कोहल का आपने सोडियम से रिएक्शन करवाना है। तो अल्कोहल की जो हाइड्रोजन होगी उसको सोडियम रिप्लेस कर देगा, यानी हाइड्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में रिलीज हो जाएगी और सोडियम उसकी जगह आके लग जाएगा। ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल थे, दोनों मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गई और हाइड्रोजन के रिप्लेस होने से यहाँ सोडियम आके लगी दोनों के साथ। इस तरह हमारे पास जो है सोडियम एथॉक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर आगे जब हम सोडियम एथॉक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे इथाइल क्लोराइड से, सोडियम एथॉक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द इथाइल क्लोराइड या अल्काइल हैलाइड, तो सोडियम जो है वो क्लोराइड से मिलके, यानी ये वाला सोडियम ने क्लोराइड से मिल जाना है, सोडियम क्लोराइड बन जाना है और इस ऑक्सीजन के साथ जो है ये वाला इथाइल ग्रुप आगे लग जाएगा। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ ऑक्सीजन जो है उसके साथ जो सोडियम लगी थी उसकी जगह इथाइल ग्रुप लग गया और सोडियम क्लोराइड से मिलने के बाद जो है सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगी। अब ये हमारे पास जो है प्रोपाइल अल्कोहल है, उसका आपने सोडियम से रिएक्शन करवाया तो सोडियम जो है वो हाइड्रोजन की जगह आके लग जाएगी। यहाँ पर आप देखें ऑक्सीजन के साथ जो है सोडियम की जगह हाइड्रोजन की जगह सोडियम लग गई है, सोडियम प्रोपॉक्साइड बन गया। अब हम जब इसका रिएक्शन करवाएंगे इथाइल आयोडाइड से, यानी अगर आप इथाइल लेके आना चाहते हैं तो इथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करवा लें, सोडियम जो है वो आयोडाइड से मिलकर सोडियम आयोडाइड बनाएगी और यहाँ ऑक्सीजन के साथ जो है इथाइल ग्रुप आग लग जाएगा। इस तरह हमारे पास जो है इथाइल मिथाइल ईथर प्रोड्यूस हो जाएगी। अगला लिखा हुआ है अल्कोक्सी मर्क्यूलेशन, डीमर्क्यूलेशन ऑफ अल्केन्स। तो यहाँ पर आप देखो कि ये हमारे पास जो है वो बेसिकली अल्कीन है। अल्कीन का आपने मर्क्यूरिक एसिडेट से रिएक्शन करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो बेसिकली होगा ये कि जो एक एसिडेट होगा, ये बेसिकली देखिए ना मर्करी के साथ दो एसिडेट लगे हुए हैं। एसिडेट का फार्मूला क्या होता है? सी डबल ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3, इस तरह ही ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3। तो बेसिकली होना ये है कि एक एसिडेट जो है उसने अल्कोहल से हाइड्रोजन ले लेना, उसने अल्कोहल से हाइड्रोजन लेने के बाद कन्वर्ट हो जाना है एस्टिक एसिड में। एक एसिडेट ने अल्कोहल से हाइड्रोजन लेके एस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाना है और पीछे रह जाना है OR। OR ने लग जाना है क्योंकि नेगेटिव पार्ट है, उसने इस अल्कीन की उस कार्बन पे जाके लगना है जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो OR ने लगना है, ये जो OR है, OR अल्कोहल वाला OR, तो इसने किससे लगना है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होकर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, OR यहाँ लगेगा और बाकी जो मरकरी जिसके साथ एक एसिडेट लगा हुआ है, क्योंकि दो एसिडेट में से एक एसिडेट ने हाइड्रोजन से मिल गया,
और बाकी जो मरकरी जिसके साथ एक एसिड लगा हुआ है वो इस कार्बन से लगेगा, और जो ओ आर है वो यहाँ लगेगा, अल्कोहल का ओ आर जो है, ये देखें अल्कोहल का ओ आर इधर लग गया, और मरकरी जिसके साथ अब एक एसिड है वो यहाँ लग गया। जब हम इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवाने से क्या होना है, हाइड्राइड आयन ने यहाँ अटैक करना है, और यहाँ से ये जो है ये रिलीज हो जाना है। तो ये हमारे पास जो CH2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, और इससे मरकरी एसिटेट वाला जो ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें कि CH2 CH3 में कन्वर्ट हो गया हाइड्राइड आयन के आने से, और मरकरी जिसके साथ एक एसिड लगा हुआ है वो रिमूव हो गया। इस तरह हमारे पास जो है ये ईथर प्रोड्यूस हो गई है। और ये वो लोग कहता है कि ये वाला मेथड जो है इसमें एडवांटेज है। अब यहाँ पर भी आप देखो कि ये हमारे पास जो है अल्कीन है, ये कार्बन कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये इसका अल्कोहल से रिएक्शन करवा रहे हैं, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से। ये रिएक्शन में आपने पहले नंबर पे यूज क्या करना है, मर्क्यूरिक एसिटेट, और फिर आपने यूज करना है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है वो यहाँ लग जानी है। ये आप देखें ये टर्शरी ब्यूटाइल नहीं है, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल थी शायद। हाँ ये यस आइसोप्रोपाइल है। ये बेसिकली ना ये हमारे पास CH3 ट्वाइस THO, ये वाला है ग्रुप CHOH, यहाँ OH है, यानी H ने लग जाना है। आप सिंपली ये कह लें कि ये वाला H लग जाएगा, ये CH2 के साथ CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और O, और बाकी ये वाला ग्रुप जो है वो इस कार्बन पे लगेगा। अब ना यहाँ पर उन्होंने आगे लिखा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो यहाँ पर उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या लिखा हुआ है, तो अगर आप जरा पढ़ें, डाई मिथाइल ईथर, एक मिनट, हाँ बस खत्म होने लगा है। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि डाई मिथाइल ईथर एंड अदर इथाइल मिथाइल ईथर आर गैसेस। डाई मिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर गैसेस हैं, बाकी जो हैं ईथर जो हैं ये लिक्विड्स हैं, और इनसे प्लेजेंट ऑर्डर आता है, यानी खुशगवार स्मेल आती है। लोअर इथर जो है वो वोलेटाइल है, क्योंकि इनके अंदर फोर्सेस वीक होंगी, और जो हायर इथर हैं वो फिर लिक्विड होंगे, उनमें फोर्सेस जो हैं वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी, क्योंकि जैसे जैसे आपने पढ़ा हुआ है कार्बन चेन बढ़ती है वैसे वैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। ईथर जो है वो पानी के अंदर सॉल्युबल है, बिकॉज क्योंकि पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती हैं। ये आप देखें लोअर ईथर जो है पानी में सॉल्युबल होनी है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना ईथर की उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होना है, और हाइड्रोजन वाटर का जो जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है जिसके साथ अट्रैक्शन में आ जाती है, तो इसलिए लोअर ईथर जो है वो पानी में सॉल्युबल है। अब ईथर हायर ईथर पानी में सॉल्युबल इसलिए नहीं होती क्योंकि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की लेंथ बढ़ती जाएगी तो नॉन पोलर जो पार्ट है वो बढ़ने से ईथर की पानी में जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होनी है। आगे उन्होंने लिखा हुआ है ईथर के रिएक्शंस। ईथर जो है ना वो इतनी कम रिएक्टिव होती हैं, ईथर बहुत ज्यादा स्टेबल है, ना इनके ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कोई असर, ना रिड्यूसिंग एजेंट का कोई असर, ना इनके ऊपर जो है कोई इसका ना बेस का। जैसे कहते हैं ना कि ईथर जो है वो बड़ी, कह लें कि एक होता है जानदार जिसे चिच्चड़ कहते हैं, ठीक है, चिच्चड़ चिच्चड़ का मतलब होता है कि उसके ऊपर ना आप जिस तरह मर्जी छितर मार लें, पत्थर मार लें, वो नहीं मरता, वो कीड़ा होता है बड़ा खतरनाक किस्म का, उसके ऊपर किसी चीज का असर ही नहीं होता। उसको आग में आप डाल दें तो फिर सड़ता है, वरना नहीं वो मतलब क्या वो मरता उसके ऊपर। हमारे घर में एक दफा आया था तो हमने उसको पहले चप्पलों से मारा, वो नहीं मरा, फिर हमने उसके ऊपर पत्थर पुत्थर मारे, वो फिर नहीं मरा, तो फिर जाके ना उसको हमने आग में फेंक दिया, फिर वो मर गया। तो इस तरह ये ईथर जो है वो बड़ी चिच्चड़ थी है, इनके ऊपर ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का असर, ना रिड्यूसिंग एजेंट का असर। आप लोग भी बाद में से कोई पढ़ने वाले टीचर की तरह पढ़ते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है, उनके ऊपर किसी चीज का कोई असर ही नहीं होता। लेकिन ना फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ईथर थे ना
कुछ चीज़ों के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। ईथर को हम आमतौर पर सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनको सॉल्वेंट के तौर पर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कौन सा इन्होंने जो इनके अंदर हमने चीज़ें डालनी है उनके साथ इन्होंने रिएक्ट करना है, इन्होंने सिर्फ मीडियम प्रोवाइड करना है। जैसे ईथर कुछ रिएक्शंस कर लेती हैं। पहला उन्होंने लिखा हुआ है हेलोजिनेशन, सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में हेलोजन के साथ मिल जाएंगी। अब ये हमारे पास जो है डाई इथाइल ईथर है। ऑक्सीजन के इधर भी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है C2H5, और इधर भी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है C2H5। अगर हम जो है इसका क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं तो कार्बन के साथ पांचों हाइड्रोजन जो है पांचों क्लोरीन से रिप्लेस हो सकते हैं। यानी कि पहले यहाँ पर 5 हाइड्रोजन थे कार्बन के साथ, अब 5 क्लोरीन। तो यहाँ पर आप देखो कि इधर जो है यहाँ पर भी पांचों के पांचों हाइड्रोजन निकल जाएंगे यहाँ से भी। इधर भी कार्बन के साथ जो है 5 क्लोरीन है, इधर भी 5 क्लोरीन है। अगर हम सूर्य की रोशनी में ये रिएक्शन ना करवाएं, अंधेरे में रिएक्शन करवाएं, तो फिर एक एक क्लोरीन लगेगा। यहाँ पर आप देखें, एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकल के क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर से। अगर हम ये रोशनी में करवाएं तो फिर ये दोनों हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन, यानी टोटल 5, 3 ये 2 ये 5, इस तरह 3 ये 2 ये 5, मतलब सारे के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। आगे उन्होंने लिखा हुआ ऑक्सोनियम साल्ट। अगर हम ईथर का रिएक्शन करवाएं HCl से, तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा और क्लोराइड निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखें ऑक्सीजन जो है उसने HCl का हाइड्रोजन ले लिया है, तो ये जो आयन बन रहा है दैट इज ऑक्सोनियम आयन। क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन को दे रही है, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये ऑक्सोनियम आयन के साथ जो साथ आयन लगा हुआ है दैट इज क्लोराइड। फिर आगे है रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम ईथर का रिएक्शन किससे करवाएं, ईथर का रिएक्शन करवाएं किससे, ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड से। तो सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली देखें हाइड्रोजन आयन देगा, क्योंकि ये एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड ने हाइड्रोजन आयन देना है, तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा ये इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये आप देखें ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन के साथ मिलके उसने ऑक्सोनियम आयन बना लिया। अब इसके बाद जब हम इसमें वाटर डालेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाना है। अल्काइल ने वाटर से OH ले लेना है। अल्काइल ग्रुप जो है वो वाटर से जब OH लेगा तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह ये भी अल्कोहल बन जाएगी ROH। तो इस तरह दो अल्कोहल के मालिक्यूल जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। एक पहले OH का मालिक अल्कोहल का मालिक्यूल प्रोड्यूस होना है, फिर बाद में। यानी जब हम ईथर की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इससे अल्कोहल के मालिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ये हमारे पास डाइथाइल ईथर है, ये भी इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस हो जानी है, ये भी इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस हो जानी है। आगे उन्होंने लिखा है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। ये HF HCl HBr से रिएक्ट नहीं करती। सॉरी, ईथर जो है वो ईथर रिएक्ट विद हैलोजन एसिड at temperature to form alkyl halide and alcohol. HI is most effective and react at room temperature। यानी सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो होना क्या है बेसिकली, जब हमने इसका रिएक्शन करवाना है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाना है, इथाइल ने आयोडाइड से मिलके इथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाना है, और ये जो C2H5O जो है ये वाला H ले लेगा, तो इसे इथाइल अल्कोहल बन जाएगी। ये देखिए ना, ये इथाइल ने आयोडाइड लेके इथाइल आयोडाइड, और जो ये इथॉक्सी ग्रुप है C2H5O इसने ये वाला H लेके इथाइल अल्कोहल। अगर हम ये HI ज्यादा इस्तेमाल करें तो जो इथाइल अल्कोहल बनेगी ये भी हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट कर जाएगी। अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड की मिकदार ज्यादा इस्तेमाल करें
तो ये जो इथाइल अल्कोहल बननी है इसने भी हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट कर जाना है। ये भी OH जो है ये H से मिलके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला OH इस H से मिलके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर OH की जगह आयोडाइड आगे लग जाएगा। इस तरह हमारे पास जो है इथाइल आयोडाइड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हम इस रिएक्शन का देखें मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म किस तरह होना है, ये हमारे पास देखें डाइथाइल ईथर है और इसका हम हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो बेसिकली इसके दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल होने हाइड्रोजन आयोडाइड के। एक इथाइल ने एक आयोडाइड ले लेना है, दूसरे इथाइल ने दूसरा मतलब जो है आयोडाइड ले लेना है। दो हाइड्रोजन आयोडाइड में दो आयोडाइड होंगे ना, एक इथाइल ने एक आयोडाइड, दूसरे इथाइल ने दूसरा आयोडाइड, तो दो इथाइल आयोडाइड बन जाएंगे। और बाकी जो दो हाइड्रोजन होंगे वो ये वाली ऑक्सीजन जो है विचकार वाली, इससे मिलके वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका आपने मैकेनिज्म भी पढ़ा हुआ है FSC में कि जब हम इसका हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो ये वाली जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर के जरिए इस हाइड्रोजन के साथ मिल जाती है, तो ये हमारे पास ऑक्सोनियम आयन प्रोड्यूस हो जाता है और आयोडाइड आयन जो है रिलीज हो जाता है। अब क्या होना है, अब ये वाली जो ऑक्सीजन है इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेने और इसने इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाना है और ये वाले इथाइल ने आयोडाइड से मिल जाना है। इस तरह हमारे पास ये इथाइल आयोडाइड बन जाएगा और ये हमारे पास है अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये अल्कोहल प्रोड्यूस होगी। अब अल्कोहल के साथ जो है फर्दर फिर हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन एक और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर अटैक करेगा और आयोडाइड यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के साथ जो है दो हाइड्रोजन लग जाने, एक यहाँ हाइड्रोजन लगा है इधर और ऑक्सीजन पे आ जाना पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा और ये वाला जो आयोडाइड यहाँ से रिलीज हुआ था तो इसलिए इस कार्बन पे आगे लग जाने, यानी ये वाटर रिलीज हो जाना है और आयोडाइड यहाँ आ जाना है। इस तरह हमारे पास ये एक और इथाइल आयोडाइड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये तरीका है जिससे हम अल्काइल हैलाइड तैयार करते हैं। पिछली दफा ना ये डेफिनेशन आई थी पेपर में ऑटो ऑक्सीडेशन। अगर हम ईथर को हवा में पड़ा रहने दें तो हवा में पड़ा रहने से इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन जो है इसके साथ इधर जो है CH2 था ना, ये देखिए CH2 है, इसके साथ ये देखिए कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। जब O2 के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो O2 जो है यहाँ पर ऐड हो सकती है, यानी दो ऑक्सीजन जो है यहाँ ऐड हो जाए और यहाँ H और कार्बन के दरमियान लग जाए। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये प्रोड्यूस हो जाएगा, क्या नाम है इसका, परऑक्साइड ऑफ डाइथाइल ईथर। ये पेपर में आया हुआ है पिछली दफा। तो ये आपका चैप्टर था, ये हो गया मुकम्मल। किसी का हो कोई क्वेश्चन वो ले पूछ, वरना हो रहा हूँ मैं कॉलेज से लेट, तो सर मुझे अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम। पूछना पूछ। वालेकुम